नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। हम नेशनल वॉइस में करते हैं देश विदेश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विद्वानों से चर्चा। आज चर्चा का विषय है बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद भारत, चीन और अमेरिका को साधने में कितना हुआ कामयाब। जो देश माने जाते हैं बांग्लादेश में तख्तापलट के जिम्मेदार। साथ ही करेंगे म्यांमार के विद्रोही गुट अरकान आर्मी की बात, जिसकी बांग्लादेश में घुसने की शुरू हो चुकी है चर्चा, और बांग्लादेश इसके लिए ठहरा रहा है भारत को जिम्मेदार। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विद्वानों से बात। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों की 23वीं बैठक 18 दिसंबर को संपन्न हुई, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया। इस बैठक से भारत को आशातीत सफलताएं भी मिली। नाथुला दर्रे से व्यापार की बात हो या फिर तिब्बत के रास्ते मानसरोवर की यात्रा, इन सब मुद्दों पर सहमति बनी, जो 2020 के गलवान घाटी में सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद बंद थी। वहीं अगर बात करें अमेरिका की, तो एस जयशंकर जैसे ही अपने 6 दिनों की अमेरिकी यात्रा के लिए उड़ान भरी। अमेरिका ने बांग्लादेश के प्रमुख यूनुस को फोन लगाया और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर फटकार लगा दी, और मोहम्मद यूनुस को मिमियाते हुए इस पर रोक लगाने का आश्वासन देना पड़ा, जिसे भारत को एक कूटनीतिक सफलता के रूप में देखा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। दरअसल अमेरिका और चीन यह वही देश हैं जो बांग्लादेश में तख्तापलट के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार माने जाते रहे हैं, और यह भी माना जाता रहा है कि दोनों देश भारत पर नजर बनाए रखने के लिए बांग्लादेश के बंदरगाहों का इस्तेमाल करना चाहते थे, और शेख हसीना के रहते यह संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जहां अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप पर नियंत्रण कर बंगाल की खाड़ी में अपना पैर पसारने की इच्छा रखता है, वहीं दूसरी ओर चीन बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह पर नियंत्रण कर वहां एक मिसाइल बेस कैंप स्थापित करना चाहता है, जिससे भारत पर नजर रखी जा सके। बांग्लादेश में हो रहे विरोध और अराजकता से अंदर से खोखला होते बांग्लादेश पर अब एक और संकट मंडराने लगा है, और वह संकट है म्यांमार के विद्रोही गुट अरकान आर्मी का। अरकान आर्मी ने हाल ही में बांग्लादेश से सटी सीमा पर महत्वपूर्ण क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। 10 दिसंबर 2024 को यह घोषणा की गई कि ये यानी कि अरकान आर्मी ने म्यांमार की जुंटा द्वारा मोंगडाओ टाउनशिप में रखी गई अंतिम शेष सैन्य चौकी पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, जिससे बांग्लादेश के साथ 270 किलोमीटर लंबी सीमा पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया है। इस घटनाक्रम ने बांग्लादेश में चिंता बढ़ा दी है, जहां हिंसा और अस्थिरता का खतरा है। वहीं कुछ अपुष्ट खबरों में दावा किया गया है कि अरकान आर्मी बांग्लादेश की सीमा के अंदर तक घुस आई है। हालांकि इस दावे की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अरकान आर्मी ने सीमा से निकटवर्ती इलाकों में कब्जा कर लिया है। पूर्व बांग्लादेशी सेना अधिकारियों इसके लिए भारत को जिम्मेदार मान रहे हैं। उन्होंने भारत को धमकी दी है कि अगर भारत इन विद्रोहियों की मदद बंद नहीं करता तो परिणाम अच्छा नहीं होगा, जो भारत कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। जो बातें कही जा रही थी बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद कि इसके पीछे चीन है और इसके पीछे जो है अमेरिका है, जो सेंट मार्टिन द्वीप पर अपना कब्जा चाहता है, और एक बंदरगाह पर चीन की नजरें जमी हुई हैं, वो शेख हसीना के रहते इन्हें नहीं मिले, ये नहीं मिल सकता, इसलिए तख्तापलट किया गया है। उसको साधने की कोशिश, चीन को और अमेरिका को साधने की कोशिश एक तरह से कूटनीतिक पहल के तौर पर देखा जा रहा है, और देखा जा सकता है कि इन्हें साधने की कोशिश की गई है भारत के द्वारा। और साथ ही साथ अरकान आर्मी जो म्यांमार का विद्रोही गुट है, अगर जो बांग्लादेश में घुसपैठ कर रहा है, तो वास्तव में
इसके लिए जिम्मेदार बांग्लादेश के अधिकारी भारत को मान रहे हैं। यह कितना सही है, कितना गलत है, क्या यह भारत पर आरोप है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अतुल मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। संजय सिंह जी, विदेशी मामलों के जानकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपसे। सवाल यहां पर यह है कि जो तख्ता पलट के पीछे माने जा रहे थे जो देश, उन पर एक कूटनीतिक पहल भारत की तरफ से किया गया। 2020 से गलवान घाटी के बाद जो रास्ते बंद थे, तिब्बत में तीर्थयात्रा, तिब्बत के रास्ते जो तीर्थयात्रा बंद थी, मानसरोवर की यात्रा, उसे भी खोलने में मदद हुई है। एक तरह से चीन से भी पींगे बढ़ा रहा है भारत। और दूसरी तरफ एक बड़ी कूटनीतिक सफलता यह मान सकते हैं कि एस जयशंकर जहां 6 दिन के विदेशी यात्रा पर अमेरिका की तरफ उड़े और उधर अमेरिका की तरफ से फोन आया यूनुस को, मोहम्मद यूनुस को, कि आप हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाएं, साथ ही साथ एक अराकान आर्मी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि क्या भारत बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में कूटनीतिक रूप से आगे बढ़ रहा है? बढ़ रहा है और भारत आगे बढ़ा ही है। सबसे पहले तो बांग्लादेश का जो घटनाक्रम हुआ है, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, तो उस सारे घटनाक्रम में, उस सारे सत्ता पलट में नाम भले ही अमेरिका का आ रहा हो, लेकिन इसमें पर्दे के पीछे चीन और पाकिस्तान है। इस समय आप अगर देखेंगे तो चीन और पाकिस्तान की सबसे ज्यादा युति है, तो चीन और पाकिस्तान की युति से अमेरिका प्रसन्न भी नहीं है। तो जिस तरीके से वहां सत्ता पलट हुआ और उन्होंने कहा कि इतने साल की स्वतंत्रता मिली, तो उन्होंने वो जो बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन को स्वतंत्रता माना और खुद को स्वतंत्रता माना। तो एक बात तो ये समझ लीजिए, इसमें चीन और पाकिस्तान का हाथ है, तो कुल मिलाकर के अमेरिका का उसमें बहुत ज्यादा योगदान नहीं है। एक बात ये, भारत की कूटनीति कहीं ना कहीं हम कूटनीतिक प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन कूटनीतिक दृष्टि से चीन हमसे एक कदम आगे बिल्कुल चल रहा है। उसको अगर आप देख लें तो पिछले 30 सालों में, 35 सालों में चीन ने भारत को पूरी तरीके से घेर लिया। पाकिस्तान पर चीन का एकदम कंट्रोल है, बांग्लादेश पर पाकिस्तान चीन का कंट्रोल हो गया, नेपाल पर चीन का कंट्रोल हो गया। तो ये जो पूरी की पूरी पट्टी है, और म्यांमार में भी उसका बहुत ज्यादा दखल हो गया। तो कुल मिलाकर के चीन कूटनीतिक दृष्टि से एक कदम आगे है। अभी ये जो मानसरोवर का रास्ता खुला है, तो मानसरोवर के रास्ता खुलने को मैं भारत की कूटनीतिक सफलता नहीं मानता, ये चीन की कूटनीतिक सफलता है। अगर तीर्थ यात्री वहां जाएंगे तो उसमें भारत को कोई फायदा नहीं। तीर्थ यात्री जो भी जाएंगे सारा पैसा खर्च करेंगे, लेकिन चीन में खर्च होगा, इससे चीन की इकोनॉमी को लाभ मिलने वाला है, इसमें भारत को कोई लाभ नहीं मिलने वाला। भारत का पैसा तो चीन चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो चीन की कूटनीतिक सफलता है, वो ये चाह रहा होगा कि बांग्लादेश को लेकर के कहीं एकदम से जिस तरीके से अमेरिका ने उसको फोन लगाया बांग्लादेश को, तो मुझे लग रहा होगा कि चीन ने सोचा होगा कि बैलेंस करने के लिए, क्योंकि अमेरिका का फोन जो बांग्लादेश में गया तो ये माना ही गया है, तो इसमें कहीं ना कहीं भारत तो है ही, उसमें भारत की कूटनीति है। तो कहीं ना कहीं इस बैलेंस के लिए, भारत का गुस्सा कम करने के लिए चीन ने ये खोला हुआ है। भारत को बहुत अच्छी तरीके से सावधानी पूर्वक इसमें काम करने की जरूरत है। और अराकान आर्मी अगर कुछ कर रही है तो पर्दे के पीछे से ठीक उसी प्रकार सपोर्ट देने की जरूरत है, जैसे 71 में बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी को अपन ने सपोर्ट किया था। जी बिल्कुल, अराकान आर्मी। लेकिन भारत इस बात को मानने से इनकार करता है कि अराकान आर्मी के पीछे वह है। अतुल मिश्रा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। अतुल मिश्रा जी, सवाल यहां पर यह है कि चीन के साथ जो कूटनीतिक संबंध हैं, अभी मानसरोवर की जो यात्रा खुली हुई है उस पर रमेश शर्मा जी का कहना है कि ये चीन की कूटनीतिक सफलता है, क्योंकि वास्तव में अगर जो यहां से यात्री जाएंगे तो जो भारत का धन है उनके पास जाएगा। वास्तव में चीन की कूटनीतिक सफलता है। चीन से कूटनीतिक सफलता हासिल करने के लिए भी भारत को और क्या करना होगा? देखिए देवेंद्र जी, आपको बताएं, अभी आपने कहा कि
उसकी कूटनीतिक सफलता है। क्या भारत की कूटनीतिक सफलता नहीं है? आपके देश ही के विपक्षी लोग यहाँ क्यों जमीन को लेकर कहा करते थे सेना ने कब्जा कर लिया। क्या भारत की कूटनीतिक सफलता नहीं है? आज पूरे विश्व में इस चीज को उसने बता दिया कि देखिए, जो आप सोचते थे वो भारत ने चाइना के साथ में कर दिया और अपनी जमीन को अपने पास में ले लिया। अभी आपने खुद कहा चीन बांग्लादेश के बंदरगाह को इस्तेमाल करना चाहता है, मिसाइल कैंप बनाना चाहता है। फिर एक बात आती है कि अमेरिका से वहां पर जाते हैं हमारे वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, वहां से बांग्लादेश को फोन किया जाता है। बांग्लादेश की तो बात आप ले आए, पाकिस्तान को भी लाइए ना, क्योंकि पाकिस्तान इसका सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान अगर आप सपोर्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं अमेरिका की सरकार बनने जा रही है, ट्रंप की सरकार बनने जा रही है। आप देखिए लगातार वहां से ट्वीट हो रहा है पाकिस्तान के लिए, और उसका नतीजा कि आज इमरान खान को इनको जेल से रिहा करने की मजबूरी धीमे धीमे आ रही है। तो भारत भी तो अपनी कूटनीतिक सफलता पर कहीं ना कहीं जा रहा है। आपने कहा कि उसकी कूटनीतिक सफलता है, उसको लाभ होगा। हम मानते हैं उसको लाभ होगा, लेकिन भारत को कहां से नुकसान हो रहा है? भारत की कूटनीतिक सफलता तो आज से नहीं शुरू हो गई। जब से यहां पर एनडीए की सरकार आई है तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और उन सब चीजों पर भारत ने वहां पर उसको परेशान किया, बड़ी बड़ी कंपनियों को वहां से हटा दिया। आज उसकी जीडीपी गिरने का कारण क्या बना? उसका कारण यही बना कि भारत की जो कूटनीतिक सफलता है वो सफलता मेन है। अब मैं आता हूं कि अभी अराकान आर्मी की बातचीत चल रही थी। आप देखिए वहां से 60,000 शरणार्थी बांग्लादेश में आ चुके हैं। ये आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, वहां पर प्रवेश कर चुके हैं। म्यांमार में गृह युद्ध ऐसी स्थिति आ गई है, गृह युद्ध 2017 से जाना शुरू कर चुके थे। यहाँ के रोहिंग्या जो है वहां पर बचे हैं, 2017 से लगातार जा रहे थे। क्या अब उन चीजों को आज बांग्लादेश नहीं देखेगा? बांग्लादेश उन चीजों को कहां से पूरा करेगा? पाकिस्तान के पास है तो वो हिंदुस्तान के बारे में बात करना चाहता है, बांग्लादेश के पास कुछ नहीं बचा। बांग्लादेश भारत के बारे में बात करना चाहता है। रही बात चाइना की कूटनीतिक सफलता, चाइना की कूटनीतिक सफलता आप बता रहे हैं, लेकिन भारत ने अपनी कूटनीतिक सफलता से कहां उसको चोट पहुंचाई है, उसको भी कुछ आज ही देखना पड़ेगा। आज खाली आप पाकिस्तान में आप गए, आपने वहां पर बंदरगाह बनाने की कोशिश की, वहां पर जमीन उनके लिए आपने कॉरिडोर बनाने की कोशिश की। आज उसका नतीजा देखिए कि भारत की कूटनीति क्या हुई। अगर चाइना ने वहां से थोड़ा सा लाभ कमाए तो यहां से कितना ज्यादा घाटा सहा है। इन चीजों को भी देखना पड़ेगा कि चाइना कुछ भी कर ले, लेकिन भारत सरकार अब वो सरकार नहीं रही है कुशवाहा जी। यहाँ की सरकार बदल चुकी। यहाँ पर डोभाल ऐसे लोग हैं, हमारे विदेश मंत्री ऐसे लोग हैं, और हमारे जो आज के प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी कूटनीतिक सफलता कुवैत से ले लीजिए। कितने सालों बाद कोई प्रधानमंत्री भारत का कुवैत में जाता है, कुवैत में बातचीत करता है, वहां के प्रिंस से मिलता है। तो क्या वहां खाली मिलने चले गए? हाथ मिलाने गए थे? हाथ नहीं मिलाने गए थे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सबको एक मैसेज देना था। क्या आप इस मैसेज को हमेशा याद रखिए, और जो आप प्रोपोगंडा हम लोग के खिलाफ फैला रहे हैं वो प्रोपोगंडा कहीं ना कहीं यहाँ पर नेस्त नाबूद होगा। और चाइना कितने भी बेहतर प्रयत्न कर ले छोटी छोटी बातों को लेकर, लेकिन बड़ी बातों को लेने के लिए हिंदुस्तान तैयार बैठा हुआ है कूटनीतिक सफलता में। जी संजय सिंह जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। आप इस अमेरिका, चीन, भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत जो कूटनीति चल रहा है उसको आप कितना सफल मानते हैं, खासकर बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में? जी जी देवेंद्र जी, भारतीय जो स्ट्रेटजी है, कूटनीति है, उसको समझने के लिए पहले यहाँ की जो इस उपमहाद्वीप की सबकॉन्टिनेंट की जो उलझी हुई परिस्थितियां हैं उसको समझने की आवश्यकता है। ये इतनी आसान नहीं है। यहाँ की इस सबकॉन्टिनेंट की स्थितियां बड़ा उलझी हुई है। यहाँ अमेरिका भी बैठा हुआ है और चाइना भी बैठा हुआ है, और अमेरिका को ना चाइना बर्दाश्त करता है, ना चाइना अमेरिका को बर्दाश्त करता है।
जहां तक बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है, चीन की भूमिका से ज्यादा बड़ी भूमिका अमेरिका की रही, क्योंकि अमेरिका के इसमें इंटरेस्ट हैं। वो बांग्लादेश में अपने फुटप्रिंट मजबूत करना चाहता है, खासतौर से चीन को कंट्रोल करने के लिए, निगाह रखने के लिए। यह उसी तरह का है जब यूएसएसआर और अमेरिका थे, शीत युद्ध चल रहा था, तो अमेरिका आके पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिकल पोजीशन को, सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर रहा था और अफगानिस्तान तक अपनी पहुंच रीच बना रहा था। अब रूस के बाद, यूएसएसआर के टूटने के बाद चीन एक बड़ी पावर, आर्थिक और मिलिट्री पावर उभर के आई है, जिससे अमेरिका को ज्यादा दिक्कत है। अब यहां दोनों के फुटप्रिंट हैं, दोनों यहां अपने को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो उसी में से रास्ते भारत के लिए निकलेंगे। भारत को देखिए, एक सीधा सीधा एक सिद्धांत होता है, वो सामान्य समाज में भी, मोहल्ले में भी, और देश में भी और विदेश में भी वो फंडामेंटल वो लागू होता है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो यहां के कौन किसका दुश्मन है? जो परिस्थिति जन्य है, सर्कमस्टेंशियल है, उसको इंडिया एंगेज करेगा अपने साथ में। दूसरी बात, इंडिया की ताकत इस समय दुनिया में बड़ी है, इंडिया की वॉइस ज्यादा बड़ी है, लाउड वॉइस है। अभी हमारे पूर्व विश्लेषक कह रहे थे कि मोदी जी कुवैत गए, तो देखिए दुनिया के अंदर दो फोर्सेस ज्यादा काम करती हैं, आपकी सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर, और दूसरी आर्थिक शक्ति। तो आज दोनों शक्तियां भारत के पास में है। अब मैं थोड़ा सा कुवैत की तरफ जा रहा हूं, जबकि मुद्दा बांग्लादेश का है। अब आज की डेट में सऊदी अरब $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत में कर रहा है। ये कुवैत भी $70 बिलियन का, मतलब दो देशों से $170 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि भारत में आर्थिक ताकत कितनी बड़ी है। जो देश इन्वेस्टमेंट करेंगे वो भारत के साथ पूरी तरह इंगेज होंगे, भारत की सिक्योरिटी को, वहां सुख शांति, वहां पीस चाहेंगे। तो ये भारत के स्ट्रेटजी का, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, अब चाइना भी चाहता है, चाइना किसी हालत में नहीं चाहेगा कि यहां यूनाइटेड स्टेट्स के कदम मजबूत हो। इस मामले में वो भारत के साथ आएगा, क्योंकि चाइना देख चुका है, जो इधर ये चाहे मानसरोवर हो, चाहे गलवान वाला मामला हो, और भी हो, जो चाइना ने विड्रॉ किया, भारत पे लगातार उससे प्रेशर बिल्डअप किया। पहले वो मिलिटरली उसने देखा कि भारत झुकने को तैयार नहीं है, वो भी लगातार अपनी फोर्सेस को और डिप्लॉय करता जा रहा है। तो चीन ने देखा कि भाई भारत अब मोदी जी के नेतृत्व अब झुकेगा नहीं, तो इसलिए समझौता कर लो, एक पॉइंट तक ही लड़ाई लड़ी जा सकती है। तो चीन को भी लगा। और दूसरा, फिर भारत का एक बड़ा पार्टनर, भारत का बड़ा सहयोगी रूस है। मोदी जी की यही डिप्लोमेसी है। मोदी जी की जो डिप्लोमेसी 24/7 चलती है, उनके आप देखते हैं हमारे विदेश मंत्री एनएसए लगातार इंगेज रहते हैं। जयशंकर जी भारत में रुकते ही नहीं है, उनका प्लेन उड़ा करता है दुनिया में डिप्लोमेसी के लिए। इधर जयशंकर जी हमारे विदेश मंत्री लगातार चलते हैं 24/7। कभी हम सुनते थे कि यूनाइटेड स्टेट्स के फॉरेन सेक्रेटरी आज यहाँ आज वहां, तो उसी पैटर्न पे हमारे चलते हैं। अब मैंने मोटा मोटा आपको बताया कि जहां चीन का मामला आएगा वो अमेरिका के खिलाफ खड़ा होगा, और अमेरिका भी चीन को दूर करने के लिए भारत का सहयोग चाहेगा। ये देखिए स्थिति है यहाँ। हाँ, दूसरी बात ये भी ध्यान रखना होगा, चीन भी जानता है कि जमाते इस्लामी बहुत खतरनाक संगठन है। अगर जमाते इस्लामी यहां मजबूत हो गया तो चीन के लिए दिक्कत जाएगी। उइगुर जो प्रोविंस है वहां, उसने वहां के मुसलमानों को कैद कर रखा है, तो वो कभी भी जमात इस्लामी को बहुत मजबूत नहीं होने देना चाहेगा। और यही जो अराकान आर्मी है, जो अराकान आर्मी अटैक कर रही है बांग्लादेश बॉर्डर पे, जैसा उसकी सुनने में आ रहा है, उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है कि जमात इस्लामी रोहिंग्या कैंप्स में घुसी हुई है। और रोहिंग्याओं ने जो उत्पात म्यांमार में मचाया, जिस तरह से बौद्धों का नरसंहार, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उसके बाद अराकान जो बुद्धिस्ट है वो ऑफेंसिव हुए, जो बहुत शांतिप्रिय लोग होते हैं उनको हथियार उठाने पड़े, रोहिंग्याओं को मार के भगाना पड़ा।
तो वो भी नहीं चाहेंगे। तो ये कुछ परिस्थितियां भारत के अनुकूल बन रही है और इसी में से रास्ते निकलेंगे। ये भारत के लिए शुभ संकेत है, मैं ये कहना चाहूंगा। जी, ये भारत के लिए शुभ संकेत है। रमेश शर्मा जी, जैसे कि अभी आपसे जब बात हो रही थी तो आपने कहा था कि अराकान आर्मी को भारत उनको सहयोग देता रहे तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर जो ये हिंदुओं पर अत्याचार, अन्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचार ये बंद नहीं करते हैं तो इन कट्टरपंथियों को रोकने के लिए वास्तव में ये अराकान आर्मी को बांग्लादेश में अगर जो घुसपैठ कर रही है, जैसे कि अपुष्ट खबरें हैं, तो ये बेहतर होगा अगर जो भारत उनको सहयोग करे तो। लेकिन अगर जो ये बात कह करके करे तो कितना असरदार होगा, उसके क्या दुष्प्रभाव होंगे या सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं? जी देखिए, मोटे तौर पर देवेंद्र जी एक बात तो अपन को ये समझ लेनी चाहिए कि बांग्लादेश के सत्ता हस्तांतरण में अमेरिका का कोई हाथ नहीं। ये यूनुस रहता जरूर अमेरिका में था, ये ठीक उसी प्रकार अमेरिका में रहता था जैसे अफजल गुरु पाकिस्तानी था और भोपाल में रहता था, भारत में रहता था। और उसका आप अगर देख लें, सत्ता परिवर्तन के बाद जो चीन का वहाँ पर जो दूतावास राजनयिक रहता है ढाका में, उसने जमाते इस्लामी और सारे इस्लामिक संगठन के प्रतिनिधियों को न केवल अपने यहाँ भोजन पर बुलाया था, बल्कि 14 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था चीन की यात्रा पर। जितने कट्टरपंथी वहाँ पर जमाते इस्लामी और ये सारे हैं, वो अमेरिका की यात्रा पर नहीं गए, वो चीन की यात्रा पर गए और चीन के राजनयिक ने इनको खाने पर बुलाया था। एक इतनी मोटी बात हमको समझ लेना चाहिए, वो दुष्प्रचार कर रहे हैं। फिर चीन और पाकिस्तान कैसे हैं? चीन और पाकिस्तान वो कालनेमी की तरह हैं जो ऊपर से राम राम कर रहे हैं लेकिन भीतर से वो काम किसी का कर रहे हैं। हम अपने 75-77 साल के जीवन में देख लें स्वतंत्रता के बाद, चीन ने कैसे पीठ में खंजर भोंका और पाकिस्तान ने कैसे चीन में खंजर भोंका। जमाते इस्लामी के लोग, रोहिंग्या के लोग चीन में बिल्कुल नहीं घुस रहे हैं, बांग्लादेश में बिल्कुल नहीं घुस रहे हैं, वो भारत में घुस रहे हैं और कश्मीर से लेकर के दिल्ली और मध्य प्रदेश तक रोहिंग्याओं की बस्ती बन रही है। पूरे के पूरे आतंकवादी हैं वो, क्योंकि वो जमात इस्लामी के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो मुझे जो लग रहा है कि पाकिस्तान के माध्यम से चीन जो काम कर रहा है भारत में, एक अराजकता फैलाने का काम कर रहा है। खुलेआम पाकिस्तान के झंडे लहराने लगे, खुलेआम गजवा हिंद के नारे लगने लगे, अशांति पैदा करने का काम कर रहा है। तो पाकिस्तान को आगे करके वो भारत में अशांति पैदा करने का काम कर रहा है और पाकिस्तान आगे है बांग्लादेश में भी। आगे चल करके आप देखिए, पाकिस्तान बांग्लादेश की मिलिट्री को पाकिस्तान संचालित करेगा। तो कुल मिला करके ये सारी की सारी, और ये कहने की बात है, हमारे यहाँ कुछ पर्दे के पीछे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो देश विरोधी काम करते हैं। सरकार की सख्ती के बाद मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा में 2 लाख रुपए का मंजा मिला है, चाइनीज मंजा। अगर भाई साहब अकेले छिंदवाड़ा में 2 लाख का मंजा अगर मिला है चाइना का पतंग उड़ाने का, तो बाकी देश भर में क्या स्थिति होगी? तो भारत जो है अनेक प्रकार के घुसपैठियों से भरा हुआ। ऐसी स्थिति में भारत को बहुत सावधान होकर के काम करने की जरूरत है। आखिर मुझे आप बताइए, बीएसएफ लगी हुई है, कैसे घुस रहे हैं बांग्लादेशी शरणार्थी, कैसे घुस रहे हैं रोहिंग्या, रोज नए आ रहे हैं, विधायक तक तो बन रहे हैं। जो बांग्लादेश में भी नुआ खाली का आया था, वो बंगाल में जो नुआ खाली का आया था वो बांग्लादेशी था। तो कुल मिलाकर के हमको इन सब बातों को ध्यान में रखना। दूसरा, इन्वेस्टमेंट जो बाहर का आ रहा है, मेरी दृष्टि से ये बिल्कुल शुभ नहीं है। बाहर का इन्वेस्टमेंट आएगा तो मुनाफा ही तो बाहर जाएगा। वो यहाँ जो चीजें बनाएंगे, मान लीजिए उन्होंने रेवड़ी बनाई या बिक्री, तो उसका 1 लाख पैसा बाहर जाएगा। हमको लोकल फॉर वोकल, गाँव की जरूरत गाँव में पूरी हो, जिले की जरूरत जिले में पूरी हो। पूरी इकोनॉमी में, पूरी विदेश नीति में, पूरे चिंतन में आमूल परिवर्तन की जरूरत है। कालनेमी को देख करके अगर हम भ्रमित हो गए तो राम काज कभी नहीं होगा सर। जी बिल्कुल, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। अतुल मिश्रा जी, सवाल एक और है, रमेश शर्मा जी ने याद दिला दी मुझे कि पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश आ रही है और बांग्लादेश के सैनिकों को प्रशिक्षण देगी। ये किस भारत के लिहाज से कितना ठीक है, कितना गलत है? कुशवाहा जी, ये चाहे कुछ भी कर लें, इनको उरी का भूत सवार रहेगा। ये इनको मालूम है क्या हो सकता है, और वहां की जनता खुद ये बोलती है कि भारत पाकिस्तान को 1 घंटे में नेस्तनाबूद कर सकता है। ये वही सेनाएं जो आतंकवादियों को भी सिखाती है, और उन आतंकवादियों का हिंदुस्तान में क्या हश्र होता है ये भी आपको मालूम है। सेनाएं तो ट्रेनिंग दे रही है
और बांग्लादेश में जब पाकिस्तानी सेना ट्रेनिंग देने जाएगी तो आतंकवादी ही पैदा होंगे। यूनुस ने जब वहां पर अपनी कार्यकारी सरकार बनाई तो सबसे पहले देश में बंद आतंकवादियों को जेल से छोड़ा गया था। तो इनका तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर है कि हमको अब बांग्लादेश को एक आतंकवादी देश बना देना और घोषित करवा देना है। जैसे तालिबान है, अफगानिस्तान का तालिबान ने वहां पर कब्जा कर लिया, तो पाकिस्तान पहले तालिबान से अफगानिस्तान से बच सके। आज ही आपने पढ़ा होगा कि 15,000 तालिबानी लड़ाके जो है पाकिस्तान में जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो किया उसका भुगतान उसको करना होगा। तो हम अपने को नहीं बचा रहे हैं, हम दूसरे को बचाने का ठेका लिए बैठे हुए हैं। अपने देश की जनता भूखी मर रही है, हम दूसरे को राशन देने के लिए बैठे हुए हैं। तो क्या ये पूरा विश्व नहीं जानता है? पूरा विश्व जानता है। ट्रंप की सरकार बनने वाली है, रोड ट्रिप पे ट्वीट हो रहे हैं, वहां के नेता लोग कह रहे हैं इमरान खान से हम समझौता करना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, वहां के सेना अध्यक्ष बैठना चाहते हैं। उनको ये मालूम मेरा क्या होने जा रहा है। ये मोदी जी की कूटनीतिक चाल है कुशवाहा जी। इसको पाकिस्तान ऐसे छोटे मोटे बच्चे नहीं समझ पाएंगे, उनके बस का नहीं रह गया है अब समझ पाना। अब आपका बांग्लादेश बना, पाकिस्तान कहता है भाई मैंने ये किया, हिंदुस्तान इसमें। मोदी जी ने अभी एक स्टेटमेंट दिया था कुशवाहा जी, आपको याद होगा। उस स्टेटमेंट को पकड़ के वहां के बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने अपना स्टेटमेंट दे दिया कि भारत वर्ष जबरदस्ती में हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपना नाम कमाना चाहता है। अरे भाई 4 सैनिक तुम्हारे पास नहीं थे, क्या तुम कर लेते उसमें? लेकिन कुशवाहा जी मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, भी जैसे एक बात आई, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि चाइना में रोहिंग्या नहीं जा सकते। अरे भाई कैसे जाएंगे? चाइना वालों का चेहरा देख लीजिए, हिंदुस्तानियों का चेहरा देख लीजिए और वहां के रोहिंग्या का चेहरा देख लीजिए। हमारा उनका चेहरा मिलता है, लेकिन चाइना में अगर घुसेंगे तो ना वो गोरे हो सकते, ना उनकी नाक बैठी हो सकती है। वो निश्चित तौर पर पकड़ लिए जाएंगे। हिंदुस्तान में आइए, हमारी तरीके से आपका भी चेहरा, आप अपना आइए, और हमारी वोटों की राजनीति है। कुशवाहा जी वोटों की राजनीति है। आप लोग तो संबंधित हैं, पत्रकार हैं, आप हर जगह जाते हैं। दिल्ली में क्या हो रहा है? ये खाली प्लाट पर 35 परिवार बसे हुए सब रोहिंग्या हैं और उनको पकड़ा जा रहा है। तो बांग्लादेश पहले अपनी स्थिति को देख ले, चाइना अपनी स्थिति को देख ले कि जिसकी जीडीपी गिरती चली जा रही है और उसके पीछे भारत है। मैं खुल के बोल रहा हूं, उसकी कूटनीतिक चालों को वो समय नहीं रह गया कि जब से, मैं फिर कह रहा हूं, एनडीए की सरकार आई है तब से ये स्थितियां बदल चुकी हैं। बिल्कुल। यहां पर आए रोहिंग्या, उन्होंने क्या किया? आदिवासी क्षेत्र में चले गए, आदिवासी क्षेत्रों में जाकर उन्होंने वादियां कर ली, वहां पर सभासद बन गए, वहां पर ब्लॉक प्रमुख बन गए। वो भी हुआ जी। ये कहा गया, संजय जी ने भी, हमारे जो नेता, घोषित नेता जो हमारे देश के जैक्सन पैदा होती है, कैसे ये बॉर्डर पार कर ले, कैसे आ जाते हैं? ये कहीं ना कहीं कुछ मिली भगत है जी। सही बात कह रहे हैं आप, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मिली भगत है। संजय जी, हम एक सवाल है हमारे दिमाग में कौंध रहा है, कम शब्दों में चाहेंगे आप जवाब दे दें कि अराकान आर्मी इस वक्त बांग्लादेश पर दबाव बनाने में भारत का कितना सहयोग कर सकती है या कर रही है? जी जल्दी से। अब देखिए, ये बड़ा ऐसा सवाल है, खुल के बोला जाए या चीजों को समझा, दोनों चीज है। मैं समझता हूँ कि के बजाय इशारों में बहुत सी बातें होती डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इशारों में खेल होता है। आप इस खेल को समझिए जिसे बलूचिस्तान, पहली बात तो एक बात समझ लीजिए कि इस्लाम की जो फॉल्ट लाइन्स है वो अब एक्सपोज हो चुकी हैं। पूरी दुनिया में उन्हीं फॉल्ट लाइन को इस्तेमाल करके अमेरिका और ये सब खून खराबा करवा रहा है, चाहे सीरिया हो, चाहे ईरान इराक हो, या हमास हो, चाहे जो भी हो। पूरी दुनिया में इनकी फॉल्ट लाइन्स, जो आपसी संघर्ष है इनके इदारों के, इनकी
जो 72 वो जो है उसमें जो आपसी संघर्ष है उसको एक्सप्लॉइट करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए जो क्लासिकल एग्जाम्पल है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, तालिबान को किसने नर्चर किया? पाकिस्तान ने ना। मदरसे खुलवाए, तालिब बनाए, और एक समय ये था कि तालिबान तालिबान होता था, बहुत लोग खुश होते हैं। हमारे भारत में भी लोगों ने तालियां बजाई, एक दो सांसद ऊपर चले गए, वो भी बड़े खुश हुए थे तालिबान बनने पर। लेकिन वहां भी एक फॉल्ट लाइन बन गई, टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो भी तालिबान ही है, वो अलकायदा से अलग हुए हैं। लेकिन वो अब देखिए जिन्होंने तालिबान बनाया, जिन्होंने नर्चर किया, उनके ही खिलाफ वो पाकिस्तान के खिलाफ वो शरीयत लागू करना चाहते हैं। अब देखिए भारत बहुत दिन से आप देख रहे होंगे डिप्लोमेटिकली जो है तालिबान से अच्छे संबंध बना रहा था, गेहूं दे रहा था, बहुत सी चीजें हैं। तो और दूसरी एक बात और है, देखिए अफगानियों की एक जो पठान है उनकी एक खूबी होती है, वो कभी भी अपनों का साथ नहीं छोड़ते। यहाँ पाकिस्तान धोखा खा रहा है, टीटीपी भी पठान है, वो तालिबान और टीटीपी एक दूसरे के बिल्कुल वो है, पठानों की खासियत है, वो साथ नहीं छोड़ेंगे, वो लड़ेंगे। और यही एक है। अब आपने जैसे म्यांमार की बात करी, अराकान की बात करी, तो ये जो जमात इस्लामी हमारे अभी विश्लेषक सब बोल रहे थे, तो जमात इस्लामी एक बहुत बड़ा एक राक्षस है, उससे सब त्रस्त है। रोहिंग्या ISI की प्रोजेक्ट है जमात इस्लामी, वो बहुत पहले से म्यांमार में आफत किए हुए थे। वो कराची का क्या नाम है मैं भूल रहा हूं उसका, जिसको ISI ने भेजा था, जिसने म्यांमार में तमाम बौद्धिस्ट को हजारों को मारा था, महिलाओं के साथ बलात्कार किया था। उसके बाद इन लोगों ने हथियार उठाए। निश्चित रूप से इस फ्रंट लाइन को इस्तेमाल करना चाहिए, और हमें लगता है कि भारत की जो डिप्लोमेसी है और स्ट्रेटजी है वो यूज कर रही होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई जब आप भारत का हित चाहते हैं तो भारत क्यों चुप होकर बैठेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा, करना भी चाहिए। हम आर्थिक और आर्थिक रूप से हर तरह से सहायता करनी चाहिए। भाई दुश्मन को मारने के लिए कभी कभी डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होकर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ जाता है। जब हमारे पास वो रास्ते हैं तो भारत क्यों डायरेक्टली इन्वॉल्व हो? हम तुम्हें तंग करेंगे, तुम यहां तक करने आते हो, हम तुम्हें वो ज्यादा तंग कराएंगे। कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा फॉल्ट लाइन है, आपसी संघर्ष बहुत ज्यादा है। तो इन फॉल्ट लाइन्स को इस्तेमाल करना चाहिए और करना चाहिए, और इनको चैन से नहीं बैठने देना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, हो रहा है इसमें बिल्कुल सही बात है कि फॉल्ट लाइन का इस्तेमाल भारत को करना ही चाहिए। चूंकि अब समय नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, तीनों विद्वानों का। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो बांग्लादेश की बात अब क्या है खास, ये हमने आपको बताया कि वास्तव में क्या खास है। चीन को साधने की कूटनीतिक कोशिश भारत की तरफ से हो रही है और उसमें सफलता भी मिल रही है। अमेरिका को साधने की कोशिश भारत की तरफ से हो रही है, उसमें भी सफलता मिल रही है बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में। और अराकान आर्मी भी अब बांग्लादेश में नाक में दम कर रही है, और ये जितना ही नाक में दम करेगी बांग्लादेश की औकात अपने आप सामने आ जाएगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।